प्रदेश की राजनीति एक बार फिर अपने चरम पर है, जहां पंचायत चुनाव की बिसात बिछ चुकी है और तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी चालें बारीकी से चलने में जुटे हैं। इस सियासी समर में तमाम छोटे बड़े नेता और दल मैदान में उतरने को तैयार है, लेकिन अगर किसी एक नेता की बात की जाए तो इस पूरे परिदृश्य के केंद्र में तो वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने बीते वर्षों में हिंदुत्व और विकास को साथ लेकर अपनी सियासत को आगे बढ़ाया है, वो उन्हें यूपी की राजनीति में सबसे कद्दावर नेता बनाता है। महाकुंभ की भव्य तैयारियों से लेकर संभल जैसे संवेदनशील इलाके में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने तक योगी सरकार ने कई अहम फैसले लेकर ये दिखाने की कोशिश की है कि प्रदेश में शासन अब निर्णायक और स्पष्ट नीतियों पर चल रहा है। आज ही कांवड़ यात्रा के दौरान क्यूआर कोड सिस्टम लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी जीत ने भी योगी की छवि को और मजबूत किया है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि एक संकेत है कि सरकार परंपरा और तकनीक को साथ लेकर आगे बढ़ रही है और ये संदेश साफ तौर पर उनके कोर वोट बैंक तक पहुंच भी रहा है। लेकिन हर बार जब योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व से जुड़ा कोई कदम उठाते हैं या मुस्लिम समुदाय से जुड़े किसी संवेदन मसले पर सख्ती दिखाते हैं तो विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की ओर से आलोचना तेज हो जाती है। आरोप लगाया जाता है कि ये सब वोट बैंक की राजनीति है। हालांकि ये विरोध भी कई बार बेमानी लगाता है, क्योंकि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो खुद अखिलेश यादव चुनावी हिंदू बनकर मंदिरों में दर्शन देते नजर आते हैं और कभी कभी तो मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए दूसरी तरफ भी झुकते हैं। अखिलेश यादव की रणनीति इस बार पूरी तरह से साफ नहीं है, ना ही ये स्पष्ट हो पाया कि बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड क्या होगा। ऐसे में नगीना से सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण की स्थिति भी कुछ असमंजस भरी है। वो ना तो स्पष्ट रूप से अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में दिख रहे हैं, ना ही अब तक किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन तय कर पाए हैं। उनकी नजर सपा बसपा के पारंपरिक दलित मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने पर है, लेकिन इसकी रणनीति अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। इस पूरे परिदृश्य में यूपी की पंचायत राजनीति अब सिर्फ स्थानीय मुद्दे तक सीमित नहीं रही है, बल्कि अब ये प्रदेश और देश की बड़ी सियासी तस्वीर का ट्रेलर बन चुकी है। आगे क्या होगा, कौन किसके साथ जाएगा और क्या जनता इस बार विकास के नाम पर वोट देगी या जाति धर्म के समीकरण फिर से हावी होंगे, इन सभी सवालों से धीरे धीरे पर्दे खुलेंगे और जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यूपी की सियासत में। आमने सामने अखिलेश योगी। सबसे पहले बात करें यूपी की सियासत में बयानबाजी की। यूपी में लगातार बयानबाजी का दौर चला है, कभी पोस्टर के साथ तो कभी एनडीए के खिलाफ, और इसी कड़ी में एक बार फिर बयानबाजी के चलते सीएम योगी बनाम अखिलेश यादव यानी बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी के बीच जंग छेड़ दी गई है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के कार्यक्रम में नियमों की परवाह कर अव्यवस्था फैलाने वालों को कड़ा संदेश दिया है। सीएम योगी ने जौनपुर में निर्धारित मानक से अधिक ऊंचे ताजिया के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत के बाद भीड़ का रास्ता जाम करने की घटना का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था, पुलिस ने पूछा कि क्या करे तो मैंने कहा कि इन्हें लाठी मार कर भगाओ, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। इनसे पहले ही बताया गया था कि निर्धारित मानक से ऊंचा ताजिया ना बनाए, हाई टेंशन की चपेट में आ सकते हैं। इसके बावजूद उन्होंने वही किया, इसीलिए कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सीएम योगी के इस बयान के एक दिन बाद यानी शनिवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इशारों में पलटवार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, अगली बार कुछ लोगों का भूत उतारेगा और कुछ नहीं कहना है। अखिलेश यादव ने किसी का नाम लिए बिना एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए, यूपी सरकार की घेराबंदी की। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र में पक्षपात सरकार का सबसे बड़ा दुर्गुण होता है। इसके बाद आजमगढ़ के एक अस्पताल में मुंह पर लगा ऑक्सीजन मास्क पकड़कर
बैठे मरीज का वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने लिखा, स्वास्थ्य मंत्री जी को ये मरीज दिख रहा है क्या? इसके बाद एक अन्य पोस्ट में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग कर रही पुलिस का वीडियो पोस्ट कर उन्होंने लिखा, पिछले कुछ सालों से मेडिकल छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार का एक विशेष पैटर्न देखा जा रहा है। इसको गंभीरता से लिया जाए और गहरी जांच पड़ताल हो। भाजपा युवा विरोधी पार्टी है, वो अपनी पार्टी युवाओं के खिलाफ उतारकर अपना सीना ठोकती है। भाजपा का हिसाब किताब युवा ही करेंगे। छात्र कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। यानी एक नेता कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, तो वही दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भूत उतारेगा भूत। अब किसकी बयानबाजी उन्हें चुनावी रेस में आगे बढ़ाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अब बात करें यूपी पंचायत चुनाव से पहले कांवड़ को लेकर चल रहे कश्मकश की। कांवड़ यात्रियों को लेकर अखिलेश यादव ने कई सवाल सीएम योगी पर दागे, जिससे वो खुद ही फंसते नजर आए हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा एनडीए सरकार ने अब तक 20 बजट पारित किए हैं। अगर उन्होंने कांवड़ के लिए एक कॉरिडोर के लिए पर्याप्त बजट पारित किया होता तो बार बार होने वाले व्यवधान, हंगामे और लोगों पर हमलों की जो खबरें आ रही है उनसे बचा जा सकता था। भाजपा अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए दूसरी पार्टियों पर आरोप लगा रही है। यूपी सरकार कांवड़ यात्रा का प्रबंधन करने में नाकाम साबित हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि जो सपा को दंगाई कह रहे हैं वो खुद इस तरह के कारनामे में लिप्त पाए जाते हैं। जो इस तरह की बात कर रहे हैं उनका इतिहास दंगा फसाद कराने का रहा है। इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है, इसका जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ही दे सकते हैं। तो वहीं जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरपुर में व्यापारियों की पहचान छुपाने की घटना के बाद आदेश दिया कि क्यूआर कोड में पहचान बताना अनिवार्य है, जिसको लेकर विपक्ष कूद कूद कर कह रहा था कि आखिर क्यों धर्म की राजनीति खेली जा रही है, क्यों व्यापारियों के नाम प्लेट लगाने की जरूरत पड़ गई है। हालांकि कुछ नेताओं ने कहा कि नेम प्लेट लगाने से क्या दिक्कत है, आतंकवादी तो नहीं है कि ऐसे नाम छुपाना पड़े। हालांकि जब ये मामला और गंभीर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें कूदना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा कि सीएम योगी का आदेश सही है, इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये आस्था का सवाल है। हम किसी धर्म की आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनते ही विपक्ष का मुंह बन गया। अब इन मामले से ये तो साफ है कि अखिलेश यादव की रणनीति में केवल सरकार को घेरना लिखा है। जब काम की बात होती है तो सरकार के पास कोई काम का जवाब नहीं होता कि उनकी रणनीति क्या होगी। उनकी रणनीति यानी कहीं से भी क्लियर नजर नहीं आ रही है। रावण ने खेला आखिरी पासा। अब बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित के मसीहा बताने वाले युवा नेता चंद्रशेखर रावण की, जिनकी रणनीति उतनी ही धुंधली है जितनी कश्मीर की कड़ी सर्दी। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर नेता अपनी गहरी छाप छोड़ने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटव और अन्य दलित बाहुल्य जिलों में उनका प्रभाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। एक समय में केवल आंदोलनकारी छवि तक सीमित रहे चंद्रशेखर रावण अब धीरे धीरे खुद को एक ठोस राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो सपा के लिए खतरे का संकेत हो सकता है। हालांकि चंद्रशेखर रावण की अगुवाई वाली आजाद समाज पार्टी ने भले ही अभी तक कोई बड़ी चुनावी जीत हासिल ना की हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, शामली और बागपत जैसे जिलों में चंद्रशेखर रावण की प्रति युवाओं और दलित वर्ग में आकर्षण बढ़ा है। ऐसे में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बीच कोई संभावित गठबंधन चुनावी समीकरणों को बड़े हद तक प्रभावित कर सकता है। हालांकि आजम खान अभी जेल में हैं और अगले कई सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन अनुभवी और राजनीति के शातिर खिलाड़ी आजम खान और युवा चंद्रशेखर रावण का गठबंधन कई दलों के लिए खतरे की घंटी बन सकता है अगर वो चुनाव में उतरते हैं। खासकर समाजवादी पार्टी के लिए रावण और आजम का ये संभावित गठजोड़ मायावती के वोट बैंक को खत्म कर सकता है।
तो वहीं सपा के एम वाई समीकरण पर भी भारी पड़ सकता है। अब ये गठजोड़ चुनाव में क्या गुल खिलाता है, ये होता भी है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की बयानबाजी पर रणनीति चल रही है, वो उनका साथ देगी या चुनावी रेस से नेता आउट हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।